बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा चैप्टर हम आज स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहला चैप्टर हमारा बेसिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट थे केमिस्ट्री समझने के लिए वो हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरा चैप्टर उससे थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे और एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम लेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम 1803 में आप जब जाए उस वक्त डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। यानी मैटर का क्या, इनडिविजिबल पार्टिकल जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये कब कहा था उन्होंने? 1803 में। लेकिन जा जाके 1887 तक 86 तक आके उसी एटम जिसको उसने डाल्टन ने इंडिविजिबल कहा था वो इंडिविजिबल नहीं रहा, बल्कि उस एटम के अंदर मजीद क्या हो गए, पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए। मजीद उससे स्मॉलर पार्टिकल उसके अंदर पाए गए, डिस्कवर हो गए 1886 तक। और 1897 तक आके उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कवर हो गई। सिर्फ पार्टिकल डिस्कवर नहीं हो गए बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, डिस्कवर हो गई। मसलन उसमें चार्ज क्या है, उनका मास क्या है, चार्ज टू मास रेशियो क्या है, ये सारी चीजें क्या हो गई, डिस्कवर हो गई। अब इन जो दो पार्टिकल इस वक्त तक डिस्कवर हो गए एटम में, उनके नाम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये दो जो पार्टिकल्स है ये डिस्कवर हो गई उसी एक एटम के अंदर, जिसको डाल्टन ने क्या कहा था, इंडिविजिबल कहा था। अब एटम इंडिविजिबल नहीं रहा बल्कि वो डिविजिबल है, उसमें मजीद स्मॉलर पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये डिस्कवरीज हो गई। जब ये दो चीजें एटम के अंदर डिस्कवर हो गए, हम कहते हैं कि एटम में तीन चीजें होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस टाइम तक ये दो पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे। न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ है, ये जाके 1932 में डिस्कवर हुआ है। कब डिस्कवर हुआ है? 1932 में। तो अब फिलहाल हम इन दो चीजों को देखेंगे जो उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जब ये दो पार्टिकल डिस्कवर हो गए, एटम इंडिविजिबल नहीं रहा बल्कि क्या बना, डिविजिबल बना। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं रहा बल्कि उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद है। और आज, उस वक्त तो दो डिस्कवर हो चुके थे, आज 100 से ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं एक एटम के अंदर पार्टिकल्स। तो अब जब ये दो पार्टिकल एटम में डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो फिर इनकी अरेंजमेंट के बारे में क्वेश्चन अराइज होने शुरू हो गए कि एक पार्टिकल है उसके अंदर मजीद पार्टिकल्स मौजूद हैं। जिस तरह एक क्लास है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। 9th क्लास गवर्नमेंट हाई स्कूल बाहर जंगल में इतने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इतने बॉयज हैं, इतने गर्ल्स हैं। तो जहन में सवाल पैदा होगा उनके स्ट्रक्चर के बारे में, वो कैसे किस तरतीब से बैठते हैं। आगे बॉयज हैं, पीछे रोज गर्ल्स की है, या एक साइड में बॉयज है एक साइड में गर्ल्स है। तो इसको क्या कहते हैं? अरेंजमेंट को स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब एटम कहा कि मौजूद है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद है, तो फिर ये क्वेश्चन राइज हुआ कि इनकी तरतीब क्या होगी उस एटम के अंदर। इस तरतीब को, इस अरेंजमेंट को एटम के अंदर उनके पार्टिकल्स को, उसको क्या नाम देते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। तो जो ही ये क्वेश्चन राइज हुए, मुख्तलिफ साइंसदानों ने कोशिश की अपनी तरफ से इसको एक्सप्लेन करने की, और उसमें बहुत सारे साइंसदान ने प्लम्स पुडिंग मॉडल आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नीचे इस तरह 10 से हुए होते हैं, जिस तरह केक के अंदर किशमिश वाला डाल के केक बनाते हैं, ऊपर केक होता है, अंदर वो चीजें मौजूद होती हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी एटम में प्रोटॉनों के नीचे बिल्कुल इसी तरह 10 से हुए प्लम्स पुडिंग मॉडल दी गई। लेकिन ये मॉडल्स क्या हो गए, आगे नहीं चल सके। जो मेन दो मॉडल्स हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, एक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और दूसरा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। दोबारा देखें,
1803 में डाल्टन ने एटम के बारे में कहा था कि वो इंडिविजुअल है, एक ही पार्टिकल है, इंडिविजुअल है, एक ही जर्रा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजुअल। लेकिन 1886 तक आके उसी एटम के अंदर मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हो गए, डिस्कवर हो गए। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो पार्टिकल डिस्कवर हो गए। उसके बाद जो डाल्टन का नजरिया था वो क्या हुआ, चेंज हुआ कि एटम इंडिविजुअल नहीं है बल्कि वो क्या है, डिविजिबल है, उसके अंदर मजीद पार्टिकल्स मौजूद है। अब वो पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उनकी तरतीब उस एटम के अंदर कैसी है, इस तरतीब को फिर मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन किया है। एटम में इन पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है उसको क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर को देने के लिए जो साइंसदान जिसका नाम आज भी हम यूज करते हैं वो कौन है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसको क्या कहेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आगे देखें, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया है 1911 में। कब दिया है? 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया है टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट को, तरतीब को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए 1911 में इसका कंप्लीट नाम क्या होगा, लॉर्ड रदरफोर्ड, उन्होंने क्या किया है, एटॉमिक मॉडल दिया है। उस एटॉमिक मॉडल को क्या नाम देते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो उस पूरे साइंसदान का क्या नाम है, लॉर्ड रदरफोर्ड। उन्होंने, और इसके साथ इसके एक शागिर्द का भी नाम आता है अक्सर बुक्स में, अर्नेस्ट मसलर। तो साथ कौन शामिल थे, अर्नेस्ट मसलर। तो ये दो साइंसदान मेनली रदरफोर्ड 1911 में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो अपना मॉडल देते हैं वो कैसे देते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके, एक तजुर्बा करके, उसके बाद वो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस मॉडल को क्या नाम देते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब हम देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसा था, जिसकी बेस पे उसने अपना क्या दिया, एटॉमिक मॉडल दिया। देखिए वो एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड ने एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ले ली। क्या कि उन्होंने एक सोने का पीस लिया, उसको उसने इतना थिन किया, कहते हैं कि उसकी थिकनेस कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के इतने कम थिकनेस की उसने उसको क्या किया, कन्वर्ट किया। तो 0.0000 के बाद पॉइंट के बाद 4, 0 के बाद 4 लगाए, 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस की क्या ली उन्होंने, गोल्ड फॉइल ली। मतलब ये वो क्या है, गोल्ड फॉइल है, जिसकी थिकनेस कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस की उन्होंने क्या ली, गोल्ड फॉइल ली, यानी सोने का एक पीस लिया। उसको उन्होंने कहाँ रखा, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन में। कहाँ रखा उसको, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन में रखा। फ्लोरेसेंट स्क्रीन किसे कहते हैं, उस स्क्रीन को कहते हैं जिसपे जब शुआएं टकराती हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट। फ्लोरेसेंट लाइट को कहते हैं, जब वहां लाइट शुआएं टकराए तो जहां टकराएंगे वहां क्या प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। उस स्क्रीन को क्या नाम देते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। तो उसे क्या ली, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे उस गोल्ड फॉइल को क्या किया, रखा। तो क्या किया एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले देखें उन्होंने इतनी थिकनेस की गोल्ड फॉइल ली, उसको कहाँ रखा, फ्लोरेसेंट स्क्रीन में। फ्लोरेसेंट स्क्रीन असल में शीशे की स्क्रीन होती है, जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड ZnS इसकी क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। तो जिंक सल्फाइड पे जब शुआएं टकराती हैं तो वहां से क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो शीशे की स्क्रीन, और उसके बाद कौन सी चीज कोटिंग की थी, जिंक सल्फाइड। तो इस स्क्रीन को क्या नाम देते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और इसके दूसरी तरफ उन्होंने क्या रखा, एक गोल्ड, एक लेड बॉक्स लिया या लेड शील्ड ली, लेड मेटल का बना हुआ उन्होंने क्या लिया, शील्ड या बॉक्स कहे, लेड। उसके अंदर उन्होंने क्या रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं उस एलिमेंट को जो शुआएं इमिट करता है। क्या करते हैं? जिससे शुआएं निकलती हैं। बाद एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे शुआएं निकलती हैं, उन एलिमेंट्स को क्या नाम देते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मसलन कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया? पोलोनियम। कौन सा एलिमेंट लिया? पोलोनियम। तो उस पोलोनियम को उसने कहाँ रखा? लेड शीट में। ये लेड शीट है और उसके अंदर उसने क्या रखा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या रखा? पोलोनियम। लेड शीट में क्यों रखा? किसी और बॉक्स में क्यों नहीं रखा? उसकी वजह यह है कि लेड में ये शरायत होती है कि वो शुआएं एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जो भी शुआएं उस एलिमेंट से इसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो उस बॉक्स के अंदर ही क्या होंगी? एब्जॉर्ब नहीं होंगी, बल्कि उसने वहां एक होल रख के या एक ओपनिंग रख के वहां से उनको बाहर निकलने दिया। तो वहां से जब वो शुआएं एक साथ बाहर निकलेंगी तो उन शुआओं की एक बीम बनेगी। क्या बनेगी? बीम। तो इस बीम को लेके उसने इस बीम की बम्बार्डमेंट कहाँ पे की? इस गोल्ड फॉइल पे की। इस पे की? गोल्ड फॉइल पे। अब ये शुआएं क्या है जो इस पोलोनियम एलिमेंट से इमिट होती है? ये अल्फा रेज है। क्या है? अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। अल्फा रेज असल में हीलियम के न्यूक्लियाई है। क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई है जिनमें कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है? डबल पॉजिटिव। मसलन आपने पढ़ा था हीलियम के बारे में, उस वक्त तो ये नहीं पता था एटम का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस क्या है, उसमें प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये नहीं। अब बाद में जब स्ट्रक्चर देख के जब एक्सप्लेन किया गया तो ये पता चला कि अल्फा रेज क्या है? असल में हीलियम के न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है? हीलियम में 2 प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 2। ये इसका क्या हुआ? न्यूक्लियस हुआ। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब +2 जब चार्ज आएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे? रिमूव होंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो अब इसके पास क्या बचा? न्यूक्लियस बचा। अब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। तो इसकी वजह से इसमें क्या चार्ज आएगा? +2। तो +2 चार्ज है और क्या है? न्यूक्लियस है। एक को न्यूक्लियस कहते हैं, ज्यादा हो तो न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। तो ये जो अल्फा रेज है ये असल में क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई है जिनमें क्या चार्ज होता है? डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। इन रेज की बम्बार्डमेंट उसने कहाँ की? गोल्ड फॉइल पे की। कहाँ की? गोल्ड फॉइल। तो ये सारा क्या था? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। क्या था? एक्सपेरिमेंट। पहले उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखे क्या किया? कौन सा एक्सपेरिमेंट था उनका? कब ये एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने 1911 में। एक्सपेरिमेंट किस तरह किया उन्होंने एक क्या ली? 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस की गोल्ड फॉइल ली। उसको उसने कहाँ रखा? फ्लोरेसेंट स्क्रीन में। फ्लोरेसेंट स्क्रीन किसे कहते हैं? वो स्क्रीन जहाँ शुआएं टकराए तो क्या प्रोड्यूस होती है? लाइट। उसके दूसरी तरफ उन्होंने क्या रखा? लेड शीट। उसके अंदर उन्होंने क्या रखा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम। क्यों रखा लेड शीट में? क्योंकि लेड शीट शुआएं एब्जॉर्ब नहीं करता। इस वजह से यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उन्होंने क्या ली? अल्फा रेज की एक बीम ले ली। अल्फा रेज असल में क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई है जिनमें क्या होता है? डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या था? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब उसने शुआएं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड की तो 3 ऑब्जर्वेशंस ले ली। कितनी ऑब्जर्वेशन ले ली? 3 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि बहुत सारे पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल में से क्या हो गए? गुजर गए। बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो गए? उस गोल्ड फॉइल में से गुजर गए बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन से आगे गए और बिल्कुल इसके सामने क्या प्रोड्यूस हो गई? एक ग्लो प्रोड्यूस हो गई, एक चमक प्रोड्यूस हो गई, ब्राइट चमक। तो इसका मतलब उसने क्या लिया कि बहुत सारे पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से गुजर गए। किस तरफ? बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई और बगैर डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल में से वो पार्टिकल्स क्या हो गए? गुजर गए। तो ये उसने क्या ली? पहली ऑब्जर्वेशन ले ली। उसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन ये ले ली, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से क्या हो गए? स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए? स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए। ये अहम पहले एक्सपेरिमेंट हमने बता दिया। अब दूसरा जो पॉइंट एक्सपेरिमेंट के बाद हम उस एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हैं? ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट करते में क्या की? हासिल की। क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज है उसमें 2 चीजें जरूर होंगी, एक एक्सपेरिमेंट होगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन। तो एक्सपेरिमेंट हमने बता दिया, अब उसकी बेस पर उन्होंने क्या ली? ऑब्जर्वेशन ली। तो पहले ऑब्जर्वेशन क्या थी? बहुत सारे पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। उसके बाद फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्लाइडली क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। सीधे नहीं गए बल्कि क्या हो गए? डिफ्लेक्ट, यानी इन डायरेक्शंस में क्या होगा? थोड़ी सी ग्लो प्रोड्यूस हो गई। इसका मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए और बहुत कम
1 in a million अपने स्ट्रेट पाथ से 90 से ज्यादा एंगल बना के क्या हो गए, दोबारा वापस आ गए, डिफ्लेक्ट हो गए। यानी ये देखिए स्ट्रेट पाथ 90 से ज्यादा एंगल का मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, सीधा परपेंडिकुलर जाएंगे तो ये कितना एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री है, लेकिन जो ही इस तरह जाएगा तो ये डिग्री 90 से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, 90 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपने स्ट्रेट पाथ से 90 से ज्यादा एंगल बना के क्या हो गए, वापस आ गए। बहुत ही कम, कहते हैं कि 1 in a million, 10 लाख अल्फा रेस अगर ले लें तो उनमें से एक अल्फा रे क्या होगा, अपने स्ट्रेट पाथ से 90 से ज्यादा एंगल बना के क्या हो गए, वापस आ गए। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन ले लिए, 3 ऑब्जर्वेशन 3। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द कोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, few alpha particles deflected slightly, very few alpha particles 1 in a million deflected at an angle greater than 90 degree from its straight path। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो अपने स्ट्रेट पाथ से 90 से ज्यादा एंगल बना के क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये कितने ऑब्जर्वेशन देता है, 3 ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे रदरफोर्ड क्या करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। किसको एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रक्चर को। तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहली बात वो ये करते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हुए थे पहली ऑब्जर्वेशंस में, बहुत सारे पार्टिकल्स वहां से क्या हुए थे, गुजर गए थे बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, बहुत सारे पार्टिकल्स। तो उसको ये एक्सप्लेन करते हैं कि वो इसलिए गुजर गए थे क्योंकि एटम का ज्यादा हिस्सा क्या है, खाली है। एटम जो जगह को ऑक्युपाई करता है, उस एटम के अंदर वो जो जगह ज्यादा हिस्सा उसका क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। कोई भी चीज खाली होगी तो आप उससे इजीली चीजें क्या हो सकती है, गुजर सकती है। तो पहले जो ऑब्जर्वेशन ने कहा कि बहुत सारे पार्टिकल्स कोल्ड फॉइल से गुजर गए बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। उसकी वजह ये थी कि एटम का ज्यादा हिस्सा क्या होता है, खाली होता है, इसलिए बहुत सारे पार्टिकल्स वहां से गुजर गए बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। दूसरी बात जो दूसरी ऑब्जर्वेशन ने ली थी, फ्यूल में पार्टिकल्स क्या हो गए थे, स्लाइडली डिफ्लेक्ट हो गए थे। उसके रीजन वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि एटम सारा का सारा खाली हो, एटम सारा का सारा खाली नहीं होता, बल्कि एटम का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा जरूर मौजूद है जिसमें क्या होता है, एटम जो खाली नहीं होता। और उसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उस हिस्से में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। और क्योंकि प्रोटॉन्स पे जब प्रॉपर्टीज डिस्कवर हो चुकी थी तो उस वक्त प्रोटॉन पे चार्ज क्या डिस्कवर हुआ था, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या डिस्कवर हुआ था, माइनस। तो उसने कहा कि इस छोटे हिस्से में प्रोटॉन्स मौजूद हैं जिन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। और अल्फा रेज जो आ रहे हैं इन पे भी कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो अब जब हम पार्टिकल इसके करीब से गुजरेंगे तो इसमें भी प्लस चार्ज, अल्फा रेज में भी प्लस चार्ज। तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल, हवे पुश करते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस रिपल्जन को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन कहते हैं। कौन सा रिपल्जन कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। तो न्यूक्लियस यानी उस दरमियान वाले हिस्से में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रेज में भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से ये सीधे नहीं जा सकेंगे, बल्कि क्या होंगे, स्लाइटली डिफ्लेक्ट होंगे। क्या होंगे, स्लाइटली डिफ्लेक्ट होंगे। दूर से गए, कोई इफेक्ट नहीं है चार्जेस का, तो सीधे जाएंगे। जो इसके करीब वाले जो पार्टिकल उसके पास से गुजरेंगे दरमियान वाले हिस्से से, सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करने से वो सीधे नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़े से क्या होंगे, बेंड होके जाएंगे। और बहुत कम पार्टिकल्स जो 1 in a million थे, 90 से ज्यादा एंगल बना के वापस आ रहे थे, उनको वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो इस दरमियान वाले हिस्से से हेड ऑन टकराएंगे वो आगे नहीं जा सकेंगे, बल्कि वो क्या होंगे, वापस आएंगे। इस दरमियान वाले हिस्से को रदरफोर्ड नाम देते हैं न्यूक्लियस का। किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियस का। तो ये आपसे ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही है जिसमें न्यूक्लियस क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस को, रदरफोर्ड ने। किसने नाम दिया है, रदरफोर्ड ने ही नाम दिया है। तो उस दरमियान वाले हिस्से को क्या नाम दिया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का। तो ये दूसरे किसके बारे में बताया, प्रोटॉन्स के बारे में। अब कौन सी चीज बचती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने कहा कि ये इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। अब ये क्यों मूव करते हैं उसको इसने एक्सप्लेन किया कि इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज।
तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करने की वजह से आके इसके अंदर गिरना चाहिए। तो इसको कहता है कि दूसरी फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट करती है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी चीज जब सर्कल में मूव करती है तो उसको बाहर खींचने वाली भी एक फोर्स होती है, उसको क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मसलन अगर आप इसकी कॉमन मिसाल अगर आप समझे, धागे के साथ पत्थर बांध के उसको अच्छी तरह क्या करें, घुमाएं। एक स्पीड से घुमाएंगे तो एक खास डिस्टेंस में वो पत्थर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अगर वो स्पीड कम हो या चेंज हो तो वो वापस आपकी तरफ आ सकता है। या घुमाते घुमाते आप उसको क्या करें, आपका हाथ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है और करीब नहीं आ रहा है। इसकी वजह ये है कि एक फोर्स उस पर बाहर की तरफ भी लगती है, उस पत्थर पे वो फोर्स बाहर की तरफ जो लगती है उसको आप कैसे समझ सकते हैं, जब आप धागे को घुमा घुमा के वो घूमता है सर्कल में, एक वक्त जब हाथ से आप धागा छोड़े तो वो क्या होगा, पत्थर दूर जाएगा। शाबाश, क्या होगा, दूर जाएगा। तो बाहर ले जाने वाली फोर्स भी उसमें लगती है, उसको क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स उसको क्या करती है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एक बाहर की तरफ खींचने वाली फोर्स है जिसको क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। जो अंदर की तरफ खींचने वाली फोर्स है वो जो उसको बाहर की तरफ ले जाने वाली फोर्स होती है उसके इक्वल होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक खास डिस्टेंस पे मूव करता है। और जो अल्फा रेस है इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे क्यों इफेक्ट नहीं होता, होना तो ये चाहिए कि प्रोटॉन्स की वजह से, रिपल्जन की वजह से वो बेंड हो गए। इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन की वजह से वो क्या होना चाहिए, बेंड होना चाहिए। अल्फा रेस में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा रेस बहुत ही हेवियर पार्टिकल है। क्या है, हेवियर पार्टिकल। मसलन इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक प्रोटॉन के मुकाबले में भी वो हल्का होता है। इस प्रोटॉन अल्फा रेस के मुकाबले में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही क्या है, हल्के हैं। क्या है, हल्के हैं, लाइटर है, जिसकी वजह से जो हेवी कोई चीज जाती है तो उसके रास्ते में कोई हल्की चीज आती है तो हेवियर उस चीज के रास्ते पे कोई इफेक्ट, मूवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसकी मिसाल आप इस तरह समझे कि गाड़ी जा रही है, आगे से कोई मच्छर आए उसके रास्ते में, तो क्या उस मच्छर की वजह से गाड़ी की डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं होगी। तो इसी की मिसाल इसी तरह है कि जो अल्फा रेस है वो क्या है, हेवियर है, उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लाइटर है। तो लाइटर होने की वजह से उसकी वजह से उसको इफेक्ट नहीं पड़ा। ये न्यूक्लियस जो ये गोल्ड का है, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो अब न्यूक्लियस काफी हेवियर है किसके मुकाबले में, अल्फा रेस के मुकाबले में। तो हेवियर न्यूक्लियस की वजह से उसके पाथ पे क्या होगा, इफेक्ट होगा। इन बेसिस पे रदरफोर्ड अपना जो मॉडल देते हैं उसको क्या नाम देते हैं, प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनेटरी मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा कि जिस तरह सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, दरमियान में सन, प्लैनेट्स उसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इस मॉडल को क्या नाम देते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्या कहेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, एक दफा दोबारा देखें। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करके एटम का क्या लिया है, स्ट्रक्चर दिया है। एक्सपेरिमेंट उसने किस तरह किया, उन्होंने 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस की गोल्ड फॉइल ले ली, उसको कहाँ रखा, उसने फ्लोरेसेंट स्क्रीन में रखा। दूसरी साइड में उसने क्या ली, लेड शीट ली, उसके अंदर क्या रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम। इस रेडियो एक्टिव पोलोनियम से उसने क्या लिया, अल्फा रेस की बीम ली। अल्फा रेस की बीम को उसने कहाँ बम्बार्ड किया, गोल्ड फॉइल पे। अल्फा रेस क्या है, असल में हीलियम के न्यूक्लियाई है जिनपे क्या होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इस अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट की गोल्ड फॉइल पे तो कितने ऑब्जर्वेशंस लिए, 3। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वहां से गुजर गए बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स हमारे इन ए मिलियन अपने स्ट्रेट पाथ से 90 से ज्यादा एंगल बना के क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। और तीसरी बात, चौथी बात क्या है, अल्फा रेस की वजह से इलेक्ट्रॉन के पाथ पे कोई असर नहीं हुआ। अब इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे रदरफोर्ड क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स पास हुए थे, उसकी वजह ये है कि ज्यादा स्पेस जो एटम को ऑक्युपाई करता है वो क्या होता है, खाली होता है। दूसरी जो ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए, उसकी वजह वो ये बताते हैं कि एटम के दरमियान में एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो खाली नहीं है, वहाँ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। उस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से अल्फा रेस में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस की वजह से वो क्या हो गए, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए।
और जो उस दरमियान वाले हिस्से वो हेड ऑन टकराएंगे वो आगे नहीं जा सकते, बल्कि वो क्या होंगे 90 से ज़्यादा एंगल बना के वापस आ गए। इस दरमियान वाले हिस्से पर रदरफोर्ड क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और कहते हैं कि इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जिस तरह सोलर सिस्टम में सन के सराउंडिंग में प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो इनको इन सर्कल्स में रिवॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दो चीज़ें हैं, एक है सेंट्रीफ्यूज एंड एक है सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कल में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से उसको बाहर की तरफ लेके जाती है। दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उसको क्या करती है, अंदर की तरफ क्या करती है, खींचती है। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एक खास डिस्टेंस में क्या करता है, उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पहला अहम टॉपिक इस चैप्टर का। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और उसके साथ ये चैप्टर क्या होगा आपका कंप्लीट होगा। तो दोबारा देखिए, in 1911 Lord Rutherford performed an experiment to explain the structure of atom. He took a very thin gold foil of about 0.00004 centimeter thickness and placed it in a fluorescent screen. He also placed a radioactive element polonium in a lead shield and obtained a beam of alpha particles. Alpha particles are actually helium nuclei having doubly positive charge. He bombarded these alpha particles on the gold foil and obtained three observations. The first observation is most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected. Few alpha particles deflected slightly. Very few alpha particles, 1 in a million, deflected at an angle greater than 90 degrees from its straight path. On the basis of these observations, Rutherford concluded that as most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected, therefore most of the space occupied by an atom must be empty. Few alpha particles deflected slightly because there is a central part at the center of an atom containing protons and it carries positive charge. Alpha rays also have positive charge due to when these alpha particles pass near this central part, due to electrostatic force of reflection, they deflect slightly. Those alpha particles which strike head on to the central part deflected at an angle greater than 90 degrees from its straight path. Rutherford named this central part as nucleus and proposed a planetary model. According to this model, the central part is nucleus and electrons are revolving around the nucleus as planets are revolving around the sun. Two forces are acting on the electrons at the same time. One is electrostatic force between positively charged nucleus and negatively charged electron, and the other is centripetal force due to the movement of electron in circle. The path of alpha rays is not deflected by the lighter electrons. This was the Rutherford atomic model. Thank you.